नमस्कार, मेरा नाम अमृता सिंह तेवतिया है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज ब्रजघाट हापुड़ में विज्ञान की शिक्षिका के तौर पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ई लर्निंग का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत बच्चों आज मैं आप सबके सामने कक्षा 9 में विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाला पाठ 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के भाग 2 को लेके मैं प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि बच्चों हमने पिछले भाग में ये जाना था कि शुद्ध अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थों के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा था, तत्व यौगिक के बारे में पढ़ा था और हमने अशुद्ध पदार्थों के प्रकारों के बारे में भी उसमें जाना था। हमने विलयन के बारे में भी पिछली स्लाइड में पढ़ा, पिछली वीडियो में पढ़ा, हमने निलंबन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। आज बच्चों मैंने आपको लास्ट में फिर गृह कार्य दिया था, तो जो मैंने गृह कार्य दिया था उन्हीं के प्रश्न, वही प्रश्नों के मैं आज आपके सबसे पहले हम उनके उत्तरों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न था शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये भी जाना था, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं से बने हुए होते हैं उनको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, वे वस्तुएं जिनका दिए गए तापमान पर रंग, रूप, संरचना, स्वाद व स्वभाव समान रहे और उसके हर भाग में संरचना समान हो, उसे सरल भौतिक विधियों द्वारा और सरल पदार्थों में विभाजित न किया जा सके, ऐसे पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में हम ये कहेंगे कि वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं से बने हुए होते उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। दूसरा प्रश्न था बच्चों, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। मैंने पिछली वीडियो में इन सब की डेफिनेशन और इनके बारे में डिस्कस किया था डिटेल में। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि विलयन, निलंबन और कोलाइड में क्या डिफरेंस होता है। ये बच्चों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप उसको जब भी उसका आंसर करेंगे तो आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में उसका आंसर आप करेंगे। तो देखिए कैसे यहाँ पे यह एक समागी मिश्रण होता है, यह एक विषमागी मिश्रण होता है और यह समागी दिखाई देता है परंतु यह विषमागी मिश्रण होता है। कोलाइडल, ये पहला डिफरेंस है इन तीनों के बीच में। दूसरा है बच्चों, विलय के कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। यानी इस विलयन के केस में क्या होता है, आकार जो होता है वो कणों का बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम इन्हें आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसमें क्या होता है, निलंबन में विलय के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। जैसे मैंने पिछली बार वीडियो में हमें बताया भी था कि 10⁻³ से लेकर 10⁻⁵ तक इसका आकार होता है। तो यानी इसलिए उन्हें हम आसानी से देखा जा सकता है। यानी निलंबन के केस में क्या है, हम इसके कणों को आसानी से देख सकते हैं। इसमें विलय के कणों का आकार विलय के कण से बहुत बड़ा होता है परंतु इनमें निलंबन के कणों से छोटा होता है। विलयन के से तो बड़ा होता है लेकिन निलंबन से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको बच्चों हम आसानी से नहीं देख पाते हैं। यह फिल्टर पेपर से गुजर जाता है, यह फिल्टर पेपर से नहीं गुजर पाता है और यह फिल्टर पेपर से गुजर जाता है। यह स्थायी है और तथा इसमें विलय पृथक नहीं होते। छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। हम इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी कि कई प्रकार की विधियां होती हैं जिनसे द्वारा हम विलय, निलंबन या इसमें हम इनको अलग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी में ये चीज़ बताई गई कि छानन विधि होती है उसी में जिसके द्वारा विलय को आसानी से हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यह अस्थायी होता है तथा इसके कण बहुत कुछ समय बाद तली पर जमा हो जाते हैं, तो छानन विधि द्वारा इनके कणों के मिश्रण को भी हम अलग कर सकते हैं। चौथा यहाँ पे यह स्थायी विलयन है, विलय पृथक नहीं होते इसलिए छानन विधि द्वारा विलय के कणों को भी पृथक किया जा सकता है। पांचवा है बच्चों, इसमें प्रकाश का प्रतिकरण नहीं होता है तथा यह टिंडल प्रभाव को शो नहीं करता, मतलब ये उत्पन्न नहीं करता। यानी इससे टिंडल इफेक्ट भी मैं इसमें आपको बताऊंगी क्या है। इसमें प्रकाश का प्रतिकरण किया परंतु ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। इसमें प्रकाश का प्रतिकरण होता है तथा यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बच्चों, जो इसके उत्तर आपको मैंने दिया, ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। अगर आगे कभी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में तो आप इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करके आसानी से
समझा सकते हैं अपने उत्तर को। नेक्स्ट था बच्चों समागी मिश्रण तथा विषमागी मिश्रण में क्या अंतर है, ये भी मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझाया था, तो यहाँ पे इसका झटपट ले लेते हैं। समागी मिश्रण यह मिश्रण जिसमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले होते हैं, ऐसा समागी मिश्रण कहते हैं, जैसे नमक का विलयन। दूसरा हमारा विषमागी मिश्रण, वह मिश्रण जिसमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से नहीं मिले होते हैं, उसे हम विषमागी मिश्रण कहते हैं, जैसे बालू और चीनी का मिश्रण। बालू और चीनी का मिश्रण क्या है, आप बालू और चीनी को आपस में मिला तो क्या वह आसानी से घुल जाएगा, नहीं, ठीक है, तो वह क्या हो गया विषमागी मिश्रण, यानी इनका गुणधर्म क्या है, समान नहीं है, इसलिए वह विषमागी मिश्रण यानी वह आपस में घुल नहीं पा रहा। परंतु समागी मिश्रण में क्या हो गया बच्चों, आसानी से क्या उसके गुणधर्म क्या है, समान है, इसलिए वह आसानी से घुल पाते हैं जो पदार्थ, उनको हम समागी मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था बच्चों चौथा, अपने आसपास की वस्तुओं को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि ये एक एक्टिविटी बेस्ड है, ये चीज़ें तो आपको अपने आसपास डेली दिखाई देती हैं, इसलिए आप उसको आसानी से शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन, कॉपर, सोना, ये तो क्या हो गए बच्चों शुद्ध पदार्थ हो गए, है ना। शुद्ध पदार्थ कैसे, मतलब ये एक ही प्रकार के अणुओं से बने हुए हैं, तो इसलिए क्या है ये शुद्ध पदार्थ हैं। तथा वायु, शरबत, पीतल आदि ये क्या है मिश्रण, यानी ये दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने हैं, यानी जो इसमें अणु है वे कई प्रकार के, एक प्रकार के अणु इसमें उपस्थित नहीं हैं। तो बच्चों ये वो प्रश्न के उत्तर हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिए थे। अब हम आगे चलते हैं, आज हम शुरू करेंगे कोलाइडल विलयन से। कोलाइडल विलयन होता क्या है, कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते हैं। जैसे निलंबन में क्या था, उसको हम अपनी आंखों से देख पाते, क्यों, क्योंकि उसके अणु क्या होते हैं बच्चों थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। हालांकि हम इनको अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते, परंतु ये जो लाइट, जो भी लाइट उस प्रकाश इन कणों में से पार होता है उसको भी क्या कर देती है, फैला देती है। तो इस प्रकार प्रकाश के किरण का फैलना क्या कहलाता है बच्चों, टिंडल प्रभाव कहलाता है या टिंडल इफेक्ट कहलाता है। टिंडल इफेक्ट यहाँ पे इसलिए कहा गया क्योंकि इसको टिंडल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है या विलयन जो होता है वह क्या करता है, लाइट को आसानी से या प्रकाश को आसानी से फैला देता है। तो इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, टिंडल इफेक्ट कहा गया, यानी टिंडल नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे चीज़ क्लियर हो गई। कोलाइडल क्या होते हैं, कोलाइडल कणों के क्या होता है, आकार बहुत ही छोटा होता है जिसको बच्चों हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। और इनके ऊपर एक और चीज़ होती है, इनके ऊपर चार्ज उपस्थित होता है, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। लेकिन निलंबन के केस में क्या था, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है उसके कणों पर, तो यानी वे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं उपस्थित होता है। आगे नेक्स्ट है, अब मैं बताऊंगी कि कैसे टिंडल इफेक्ट को हम समझ सकते हैं। जैसा बच्चों आपने देखा होगा, एक बंद कमरा है, इसमें लाइट ऑफ कर दीजिए, अंधेरा है बिल्कुल, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की, जैसे यहाँ पे डायग्राम लिया मैंने, उसको खोल दीजिए तो आप उसमें से क्या देखेंगे, जो लाइट, जो प्रकाश आपको आता हुआ दिखाई देगा, तो उसमें हमें क्या दिखते हैं, छोटे छोटे कण जो दिखाई देते, तो वो दिखते तो है नहीं लेकिन डस्ट होती है वो, तो हमें क्या लाइट दिखाई दे रही है ना। तो वो क्या दर्शा रही है, देखिए एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम प्रभाव को देख सकते, कौन से प्रभाव को देख सकते हैं, टिंडल प्रभाव को या टिंडल इफेक्ट को हम वहां पे देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। किस कारण से होता, हम उस धूल को और उसको हम कैसे देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसमें से क्या निकल रही है, प्रकाश की किरण निकल, धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण हम उसको क्या देख पा रहे हैं, उस धूल और कार्बन के कणों को हम उसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था क्या, टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम के बारे में समझाया, कैसे एक छोटा, दोबारा बता देती हूँ, छोटा कमरा है या कोई भी कमरा है, उसमें लाइट बंद है, अंधेरा है, सिर्फ उसमें एक छोटे से खिड़की में से रोशनी जो आ रही है, तो आप क्या देखेंगे कि उसमें हमें कण दिखाई देते हैं, तो वह किस चीज का प्रभाव से होता है, टिंडल इफेक्ट, यानी प्रकाश के प्रभाव से होता है। अब ये देखिए बेटा, ये टिंडल इफेक्ट है,
यहाँ पे मैंने क्या लिया, प्योर वाटर, प्योर पानी लिया, और यहाँ पे मैंने एक तरफ क्या लिया है, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कोलाइडल विलयन लिया है। तो जब हम टॉर्च, हमने यहाँ पे टॉर्च के माध्यम से जैसे हमने इसमें से लाइट क्रॉस की, लाइट डाली, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कि प्योर चीज़ में से ये जो लाइट है, लाइट की किरणें हैं, ये पास नहीं होंगी, परंतु कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, ये लाइट की किरणें आसानी से पास हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या दिखा रहा है हमें, टिंडल इफेक्ट शो करता है, यानी जो प्योर चीज़ होगी उसमें से ये लाइट पास नहीं होगी, यानी लाइट बीम हमें विजिबल नहीं होगी, लाइट जो है प्रकाश वो हमें नहीं दिखाई देगा, परंतु इसके केस में क्या होगा, हमें प्रकाश दिखाई देता है। यानी कोई भी चीज़ में कोई सॉल्यूशन हो, अगर उसमें से आपको लाइट गुजरती हुई दिखाई दे रही है, तो यानी इसका मतलब क्या है, वह कोलाइडल विलयन है। इसका एक और उदाहरण आप ले सकते हो बच्चों, जब एक घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, बहुत घना जंगल है, तो आप देखना कि उसमें से क्या, जब कभी भी रोशनी बहुत घना जंगल, तो उसमें से कहीं से एक छिद्र से या रोशनी आ रही है, तो हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं, जो कि कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। तो ये एक यहाँ पे एक उदाहरण है किसका, टिंडल इफेक्ट का, जो हमें घने जंगलों के बीच में भी ये टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। अब ये है बच्चों कोलाइडल विलयनों के प्रकार। यहाँ पे क्या है, कुछ प्रकार है कोलाइडल विलयन के, जैसे परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, जैसे ठोस है, फिर परिक्षेपण माध्यम क्या था उसका, मतलब ठोस ही था, तो कोलाइडल विलयन का प्रकार क्या हुआ, ठोस ही हुआ। जब ठोस से ठोस में परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, ठोस ही चीज मिली हमें, जैसे रंगीन रत्न, जो हमें स्टोन्स होते, कलरफुल स्टोन वगैरह, ये चीजें से, ठीक है। डायमंड आप ले सकते हो, डायमंड में आपने भी क्या कोलाइडल कण होते हैं उसमें, तो आपने देखा होगा उसमें से भी वो हमें शाइन करता है, तो उसमें से भी लाइट क्या हो रही है, पास हो रही है। अब देखिए जैसे ठोस माध्यम प्रावस्था क्या है, ठोस, और इसका माध्यम क्या था, द्रव्य। तो जो कोलाइडल विलयन हमें विलय मिला, जैसे पेंट है ना, पेंट है आपका, स्टार्च विलयन है, ये सब किसके उदाहरण हो गए, इसके ठोस से जब द्रव्य में कोई चीज परिवर्तित हो रही है। अब ठोस से गैस में हो, जैसे ठोस वायु विलय हो गया, तो जैसे धुआं, वायु के धूल, ये सब इसके बच्चों क्या हैं, इनके उदाहरण हैं कुछ विलयन के। अब द्रव्य से ठोस में, जैसे जेल, तो जेली, पनीर जो बनता है जैसे ठोस होता है, उसमें क्या, द्रव्य से ठोस में हम दही जमाते हैं, दूध पहले वो लिक्विड होता है, जब हम उसमें वो क्या बोलते हैं, जामन डालते हैं या दही जमाने के लिए उसमें थोड़ी सी दही डालते हैं, तो क्या होता है, उसमें क्या बनता है, हमें दही मिलती है ना। तो ऐसे ही पनीर को भी करके फाड़ते हैं, तो वो सब किस चीज़ के उदाहरण है बच्चों, द्रव्य से ठोस में। द्रव्य से गैस में, द्रव्य अल्कोहल, जैसे धूमिका, कोहरा, बादल, ये सब इसके उदाहरण हो गए। गैस से द्रव्य में फोम, जैसे फैन, फैक्ट्री, क्रीम, फैन, ये सब इसके उदाहरण हो गए बच्चों। ये भी कई प्रकार के विलयन, कोलाइडल विलयनों के ये प्रकार हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब होता है बच्चों, कैसे हम मिश्रण के जो कई पदार्थों से मिलके बना है, तो उसको हम कैसे अलग करेंगे। तो इसके लिए कई प्रकार की विधियों का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कई प्रकार की विधियाँ होती हैं जिनके द्वारा हम मिश्रण हम जानते हैं, जैसे क्या, कई पदार्थों का मिक्सचर होता है, तो अब हम कैसे उनको अलग करेंगे, ठीक है। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे विषमागी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर। विषमागी मिश्रण मैंने आपको बताया था, जिसके गुणधर्म सेम नहीं होते, तो उनको हम अलग कर सकते हैं। इसका एक जैसा उदाहरण है, आप जैसे दाल चावल हम बनाते हैं, तो सबसे हम उनको साफ करते हैं, तो जो उसमें कंकड़ वगैरह होते हैं, तो वे क्या हो गया, कंकड़ है, दाल है, वो मिक्स है, तो हम उसमें क्या आसानी से हाथ से उसको अलग कर लेते हैं। जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसमें, तो हमने उसको आसानी से हाथ से चुनकर अलग कर लिया। लेकिन परंतु बच्चों, हर केस में ऐसा संभव नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ विधियों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब उसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी प्रकार की विधियां हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया
जाता है या लाया जाता है, तो उसमें हम क्या, पहली विधि है उसमें कई वाष्पीकरण विधि है, अपकेंद्रण विधि है, ऊर्ध्वाधन विधि है, क्रोमैटोग्राफी विधि है और बेटा आसवन विधि है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि से तो जैसे यहाँ पे नाम आपको समझ में आ रहा है, वाष्पीकरण के भाप के रूप में कुछ उड़ जाना, उसको हम बोलेंगे वाष्पीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जैसे भी कोई मिश्रण है ना, पानी का मिश्रण है या कोई भी और चीज़, इंक ले, यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण लेती हूँ, जैसे इंक का उदाहरण है। इंक क्या होती है, इंक कैसे बनती है, पानी में डाई का मिक्सचर होता है, इंक जो हम मेनली यूज़ करते हैं। तो हम उसमें अगर हमें इंक, उस सॉल्यूशन में से, इंक में से अगर हमें डाई को अलग करना है तो हम कैसे करेंगे, तो वह हम वाष्पीकरण विधि के द्वारा कर सकते हैं। हमने उस इंक को लिया और उसको हमने गर्म किया, तो क्या होगा, पानी जो है वह तो वाष्पीकृत हो जाएगा, यानी उड़ जाएगा भाप के रूप में। तो जो हमें बाद में मिलेगी, क्या मिलेगी, डाई मिलेगी। तो हमने कैसे उसको पृथक किया, किस माध्यम से, वाष्पीकरण विधि से। इस वाष्पीकरण के माध्यम से हमने उसको अलग कर दिया। अब आती है बच्चों अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि, यहाँ पे नाम जैसे पता चल रहा है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, अपकेंद्रण विधि में जैसे हमने कोई चीज़ ली, कई क्या होते हैं, कई चीज़ों को, मिश्रण को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो जो भारी चीज़ होती है वह, इसमें अपकेंद्रण में जो भारी चीज़ होती है वह तो नीचे बैठ जाती है, और जो हल्की पदार्थ होते हैं वह क्या होते हैं, ऊपर तैरने लगते हैं। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, जैसे भी हमें किसी मिश्रण को अलग करना है, हम उसको एक ट्यूब में लेते हैं, फिर हम उसको रोटेट करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसको बहुत तेज से उसको घुमाते हैं। तो जब हम उसको बहुत तेज तेज घुमाते हैं स्पिन के थ्रू से, तो फिर उसमें क्या होता है बच्चों, जब हमने उसको घुमाया बहुत तेज, तो क्या हुआ, जो भारी चीज़ है वो तो नीचे बैठ गई और जो हल्की चीज़ है वह ऊपर रह गई। तो हम क्या, आसानी से हमने पृथक कर लिया दो चीज़ों को, मिश्रण में दो पदार्थों को हमने अलग कर लिया, हल्की चीज़ को नीचे ऊपर हो गई, भारी चीज़ नीचे। तो हमें पता चल गया कि इसमें ये दो प्रकार के पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, वो लेयर्स बन जाती हैं उसमें बेटा। तो उससे हम आसानी से अलग कर सकते हैं। इसका उदाहरण आप जैसे हम अपने डेली उसमें, जैसे हम दूध, मलाई होती है, जो दूध के ऊपर मलाई होती है उसमें से हम घी निकालते हैं, ज़्यादातर गृहिणियाँ ये करती हैं, आपने अपने घर में भी देखा होगा बच्चों। तो जब हम उसको क्या करते हैं, मिक्सी में चलाते हैं, तो क्या घी तो है ऊपर आ जाता है और दूध नीचे या बैठ जाता है। तो हमें वो भी क्या हुआ, वहाँ पे कौन सी तकनीक हो गई, यही अपकेंद्रण विधि वाली, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। और इसका एक और उदाहरण है, आपने वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़े धोते हैं, तो जब हम कपड़ों को सुखाते हैं, जब कपड़े ड्राई होते हैं, तो जो वो पानी क्या होता है, उस पानी को तो वो बाहर निकाल देता है और कपड़े हमें हल्की चीज़ मिल जाती है। तो वहाँ पे भी कौन से मेथड यूज़ होता है, अपकेंद्रण विधि का मेथड यूज़ होता है। अब ये बेटा उद्वर्तपातन विधि। उद्वर्तपातन विधि को हम और सब्लिमेशन भी कहते हैं। जैसे आपने देखा, कपूर ले लीजिए और नमक का मिश्रण है, कपूर को भी तोड़ के हमने मिक्स कर लिया और नमक को एक साथ मिक्स कर दिया। अब इस विधि के द्वारा क्या होता है, सब्लिमेशन मतलब उड़ जाना भाप के रूप में। तो कपूर में जब हम कपूर कुक में आग लगाते हैं तो वह क्या होता है, वह उड़ जाता है, ठीक है। तो हमें उस विधि से पता चल गया क्या, कि कपूर उड़ जाता है। हम जानते हैं कि कपूर उड़ जाता है, रिएक्ट कर लेता है, तो वो तो हट गया। तो हमारे पास क्या बचा, नमक बचा। तो हमने उसको मिश्रण को पृथक कर लिया दो पदार्थों में, कि वह सब्लिमेशन मेथड के द्वारा, यानी अर्धपातन विधि के द्वारा जो चीज़ उड़ गई वो क्या थी बच्चों, हमारी वो तो था हमारा कपूर, और जो हमारे पास स्थिर बचा, जो रिएक्ट नहीं किया, वह था बच्चों नमक। समझ में आई बात। अब एक क्रोमैटोग्राफी विधि। ये क्रोमैटोग्राफी विधि भी बेटा कई प्रकार की मिश्रणों को अलग करने में इस्तेमाल होती है। जैसे डाई को ही ले लीजिए, एक कोई डाई है, वह कई कलरों का भी मिश्रण होती है। सिर्फ ये नहीं है कि उसमें एक ही प्रकार के कलर मिले होंगे, वह कई कलर का भी मिक्सचर होती है। तो क्रोमैटोग्राफी के केस में हम क्या करते हैं बच्चों, एक क्रोमैटोग्राफिक पेपर होता है, उसको लेते हैं, उसमें हम 3 सेंटीमीटर ऊपर लाइन खींचते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो हमें सोल्यूशन, जो हमें डाई में जो कलर हैं उनको अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, उस इंक की एक ड्रॉप लेते हैं, उस जो हमने लाइन खींची वहाँ पे रखते हैं। उसके बाद जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हम पानी में डिप कर देते हैं। तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि वो जो डाई थी वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो जब वह ऊपर की तरफ बढ़ती है तो वह उसमें जो विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं वे उनको पृथक करती हुई चली जाती है। तो इससे हमें पता चल जाता है क्या, कि कौन कौन से कलरों का मिक्सचर इस डाई में है। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक टेक्निक है जो आजकल इस्तेमाल की जाती है।
जो मैंने आपको बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, इस तरह का वो सिस्टम होता है। ये डेयरी वगैरह में भी आपने देखी होंगी इस प्रकार की मशीन लगी हुई, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। ये होते, और ये मैंने आपको बताया था सब्लिमेशन, जिसमें कपूर का उदाहरण लेके कपूर रिएक्ट हो जाता है तो वह उड़ जाता है, तो भी हम आसानी से पता कर सकते हैं। ये है बच्चों क्रोमेटोग्राफिक मेथड वाला मेथड जो मैंने आपको बताया। जैसे हम 3 सेंटीमीटर ऊपर लाइन खींचते हैं और फिर उसके बाद हम जो हमें सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट करना है, कलर अलग अलग करने हैं, उसकी एक ड्रॉप यहाँ पे हम रखते हैं इनकी, फिर उसको पानी में डिप करते हैं और फिर ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है पानी में। जैसे यहाँ पे ड्रिप किया हुआ है, तो जब वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है तो हमें पता चल जाता है कि हमें अलग अलग कलर शो हो जाते हैं। भाई पीला, नीला, हरा, लाल, जो भी कलर उसमें होते हैं वो हमें आसानी से पता चल जाते हैं। तो हम ये आसानी से बता सकते हैं कि इस इंक में किस किस कलर का मिक्सचर है। एक है बच्चों यहाँ पे क्रिस्टलाइन विधि, क्रिस्टलीकरण विधि होती है। इसका प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए हम मेनली किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो हम नमक प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जा सकता है। आप सब जानते हैं जैसे नमक जब हम लेते हैं, समुद्र से मिलता है, हमें नमक प्राप्त होता है, तो उसमें किस विधि का इस्तेमाल होता है? क्रिस्टलीकरण विधि का इस्तेमाल होता है। तो जब हम उस जल को लेते हैं, समुद्र का जल लिया जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, तो जो अशुद्ध चीज़ें होती है जैसे पानी हो गया या और भी चीज़ें होती हैं, वो पानी तो भाप बन के उड़ जाता है, बाकी की जो उसमें अशुद्धियाँ बचती हैं उनको हम हाथ से अलग कर सकते, क्योंकि पानी तो उड़ गया, तो हमें क्या बना, क्रिस्टल के रूप में नमक आपने देखा होगा क्रिस्टल के चमकता है, तो वह क्या होता है, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा हमें जो शुद्ध नमक है वह प्राप्त हो जाता है, और बाकी की जो अशुद्धियाँ होती हैं हम उसको आसानी से उसमें से अलग कर पाते हैं। यह है डायग्राम, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पे लिया, उसको गर्म किया, तो ये क्या होगा, पानी तो उड़ जाएगा और सिर्फ क्या होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में हमें यहाँ पे कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। तो ये क्रिस्टलीकरण विधि हो गई। अब बच्चों एक और है छोटा सा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे हम लेते हैं जैसे जल का वाष्प बनना, जल कर लकड़ी का राख बन जाना, बरसात में लोहे पर जंग लगकर भूरा होना, या पानी का जमकर बर्फ बन जाना, ये सब क्या है बच्चों, परिवर्तन है। कुछ इनमें भौतिक परिवर्तन, कुछ रासायनिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन में जैसे जल का वाष्प बनना, अवस्था तो वही रही, जल है, हमने उसको गर्म किया तो वह वाष्प बन गया, परंतु उसकी अवस्था तो सेम रही ना, जल था तो वह जल ही रहा, उसमें कोई चेंज तो नहीं आया। ठीक है, ऐसे ही जल कर लकड़ी का, ये तो हो गया बच्चों आपका भौतिक का उदाहरण। जल कर लकड़ी का राख बन जाना, लकड़ी थी पहले दूसरे फॉर्म में थी, लेकिन जब हमने उसे जला दिया तो हमें क्या प्राप्त हुई, राख, तो यानी उसकी रासायनिक परिवर्तन हो गया उसमें। तो ये किसका उदाहरण हुआ, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ। बरसात में लोहे पर जंग लगकर भूरा होना, आपने देखा होगा बारिश होती तो लोहे पे क्या हो जाता है, जंग, एक परत सी जम जाती है, तो वह किसके कारण होती है बच्चों, वह भी कौन सा परिवर्तन हुआ, वह भी रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब पानी का जमकर बर्फ बन जाना, ये भी परिवर्तन है, परंतु उसमें अवस्था क्या है, सेम अवस्था है, यानी पानी है तो वह पानी ही रहा, भले ही उसकी अवस्था चेंज हो गई। अब जैसे यहाँ पे ये मैंने चार्ट के माध्यम से समझाया, ये फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन, और ये केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे पेंसिल है, पूरा साबुत पेंसिल थी, लेकिन मैंने उसको तोड़ा तो फिजिकली चेंज हुई, छोटी हो गई है। अब जैसे बटर है, पहले सॉलिड फॉर्म में, तो जब मैंने उसको गर्म किया तो वो पिघल के लिक्विड में हो गया, लेकिन रहा तो क्या, फिजिकल चेंज हुआ, मतलब उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे जैसे बर्फ है, जब हमने उसको थोड़ी देर रखा हुआ पानी में परिवर्तित, उसकी अवस्था क्या है, सेम रही, जल है तो वह जल ही है, भले ही उसकी रूप बदल गया। लकड़ी है, हमने उसको जलाया, एशेज, हमें राख प्राप्त हुई। जैसे केक बनाते हैं, केक बनाने के लिए हमें कई चीज़ें चाहिए होती हैं, उनका मिक्सचर, जब ये अलग अलग है तब तो ये फिजिकल उसमें, लेकिन जब हमने उसको मिक्स किया तो हमें केक बना हुआ मिला, तो वे क्या हो गया बच्चों, केमिकल चेंज। ऐसे ही साबुत आ गया, फिर हमने उसको ऑमलेट बना लिया, तो ये भी क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गए। तो ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस के कुछ उदाहरण थे। अब यहाँ समझ लेते हैं ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व आदि को हम भौतिक गुण कहते हैं। मैंने आपको पहले समझा दिया, ये इसकी एक डेफिनेशन है जिसको आप समझ सकते हैं। पदार्थों की अवस्था परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन, यानी पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है तो वह कौन सा परिवर्तन कहलाता है,
भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, साथ ही पदार्थों की रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। अब जैसे बर्फ है, ये सॉलिड उसमें है, पानी के इसमें अणु हैं तो पानी के ही रहेंगे, लिक्विड फॉर्म में, द्रव्य फॉर्म में भी तब भी इसमें पानी के अणु रहेंगे, और चाहे ये गैस बन जाए बच्चों, भाप के रूप में भी चले तब भी इसमें पानी के ही अणु रहेंगे। तो ये क्या है, किस चीज़ का उदाहरण था, भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन, जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे किसी चीज़ का जलना, देखिए यहाँ पे हमने एक कागज को लिया, उसको जलाया तो वह राख बन गई, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। ऐसे ही माचिस हमने जलाते हैं तो वह क्या है, केमिकली वो रिएक्ट करता है, फॉस्फोरस होता है उसके ऊपर, जब हम उसको रगड़ते हैं माचिस से तो वो जल जाता है, तो उसकी केमिकल में परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में परिवर्तन होता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। इसमें हमें क्या मिलता है बच्चों, नया पदार्थ मिलता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में हमें कोई नया पदार्थ नहीं मिलता है। इसमें पदार्थों की रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन होता है, जो पदार्थ है उनकी रासायनिक उसमें परिवर्तन, प्रकृति में ही परिवर्तन होता है। अब बच्चा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली एग्जाम में आता है कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन। मोम जलकर ऊष्मा, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड देती है। कुछ मात्रा में मोम पिघलती भी है। मोम के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं बच्चों, तो वो हमें क्या प्रकाश दे रही है, तो यानी क्या केमिकली तो हमें वो क्या परिवर्तन हो गया ना, उसमें सॉलिड थी वो जलकर हमें क्या दिखा रहा है, प्रकाश दे रही है। तो लेकिन उसमें क्या प्रकाश दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिजिकल कैसे हो रहा है, पहले पूरी साबुत थी लेकिन वह पिघलकर धीरे धीरे क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है, तो हमें भौतिक परिवर्तन भी उसमें दिख रहा है। तो यानी मोमबत्ती का जलना दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन भी होता है एवं भौतिक परिवर्तन, दोनों प्रकार के परिवर्तन इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। अब बच्चों जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको सांद्रता के बारे में बताया था, तो उसी का दो एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ पे। 1 विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम हमने नमक विलय के रूप में मिलाया, तो विलयन की सांद्रता क्या होगी, इसको ज्ञात करना है। तो इसको सिंपल इसकी कैलकुलेशन होती है। जैसे विलय पदार्थ क्या है, नमक, तो उसका द्रव्यमान यहाँ क्या दिया हुआ है 40 ग्राम, विलायक का क्या द्रव्यमान दिया हुआ है 320 ग्राम। तो इनको क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास किसका, विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। तो वो क्या है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान किया, तो 40 प्लस 320 हमारे पास था, तो 360 ग्राम आ गया। अब हमने क्या पूछी, इसमें विलयन की द्रव्यमान का प्रतिशत पूछा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम उसको क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान ऑब्लिक विलय का द्रव्यमान इंटू 100 किया, तो 40 तो हमारे पास क्या है, ये विलय का पदार्थ की द्रव्यमान हमारे पास 40 है, और जो हमने उनके किसका विलयन का द्रव्यमान निकाला वह कितना है 360 इंटू 100 किया, तो हमारे पास कितना है 11.1%। ऐसे ही ये दूसरा है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में इतने टेम्परेचर पर घोला जाता है, तो इस तापमान में क्या सांद्रता होगी बच्चों। इस प्रश्न में बच्चों पहले क्या है, विलय का द्रव्यमान कितना है 36 ग्राम और विलायक का कितना है 100 ग्राम, तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो कितना हो गया 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम, तो कितना आया 136 ग्राम। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है 136 ग्राम आ गया। तो अब सांद्रता क्या हुई, विलय का द्रव्यमान ऑब्लिक विलायक का द्रव्यमान इंटू 100 करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास 36 ये दिया हुआ है बच्चों, किसका, विलय का द्रव्यमान ऑब्लिक 136 हमने किसका निकाला था, विलयन का द्रव्यमान निकाला, इंटू 100 किया, तो ये 26.5% यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पे ये पाठ पूरा होता है। इसी के साथ यहाँ पे मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।